हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर के सेकंड पार्ट पर है, मतलब विभवमापी के का उपयोग किस किस चीज़ों में होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफएस ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। मतलब कोई दो सेल दिए होंगे जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है और किसकी सहायता से? विभवमापी पोटेंशियोमीटर। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि रियल में ये भी प्रैक्टिकल है। जैसे अपन ने लास्ट टाइम में बात की थी इंटरनल रेजिस्टेंस वाली, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। यहाँ पर ईएमएफ का अपन कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करें अपन? परिपथ। सबसे पहले तो क्या बनेगा? परिपथ। परिपथ अगर अपना को बनाना आता है और सही है तो ये मान के चलो प्रैक्टिकल का आधा काम तो हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो क्या बनाना है? प्राथमिक परिपथ। तो सबसे पहले तो देखो प्राथमिक परिपथ बना ले अपन। ये प्राथमिक परिपथ की बैटरी, बैटरी के नेगेटिव सिरे से क्या जुड़ेगा? कुंजी। आगे कौन आता है? धारा नियंत्रक। यह आपका धारा नियंत्रक आ गया RH, ठीक है। और ये दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं? AB पॉइंट लेते हैं, मतलब विभवमापी। तो ये दोनों अपन यहां से AB पॉइंट से इसको जोड़ दिया, तो इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। प्राथमिक परिपथ वाली बैटरी को कोई EP मान लिया, कुंजी को K, ये RH हो गया, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। ये कौन सा हो गया? प्राथमिक परिपथ हो गया अपना विभवमापी का। अब देखो अपना हेडिंग क्या है? इसकी सहायता से विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। उसके लिए सेल कितने चाहिए? दो। तो कम से कम दो सेल तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो आपको मैंने पोटेंशियोमीटर शुरुआत में पढ़ा रहा था, तब बताया था कि पोटेंशियोमीटर के अंदर जब भी अपन सर्किट बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, तो सेलों के सभी धनात्मक एक ही जगह आएंगे। सेलों के सभी धनात्मक एक ही जगह आएंगे। अब यहाँ पर प्राथमिक परिपथ के अलावा दो सेल और होंगे, तो दो सेलों को अपन जोड़ ले। तो मान लो कि एक सेल तो यहाँ से ये जोड़ दिया, ठीक है। इसको कोई E1 मान ले अपन, और ऐसे ही एक और जोड़ दिया कोई E2, ठीक है। ये आपका E2 हो गया। अब देखो दोनों सेलों के E1 और E2 के प्लस A बिंदु से जुड़े हुए हैं, और माइनस जो दोनों के हैं वो किस में जाते हैं? द्विमार्गी कुंजी में। किस में पहुंच जाते हैं? द्विमार्गी कुंजी में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बीच में द्विमार्गी कुंजी ऐसी होती है कि इसके साथ अपन दो को जोड़ सकते हैं। जैसे इसको Z दे देते हैं, बीच वाले को Z देते हैं, इसको X दे दिया, इसको Y दे दिया, ठीक है। द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं इसको। और बीच वाले सिरे से किसको जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर को। ये गैल्वेनोमीटर जुड़ गया, और गैल्वेनोमीटर के आगे कौन जुड़ी होती है? जो कि परमानेंट टाइप की चीजें हैं, तो ये आपकी जो कि J। ये आपका सर्किट हुआ। देखो दोबारा देख लो, ये प्राथमिक परिपथ तो फिक्स है। प्राथमिक परिपथ की बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये तो आपका प्राथमिक परिपथ हमेशा फिक्स रहना है। और साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्राथमिक परिपथ में जुड़ी हुई बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो अन्य सभी सेलों से ज़्यादा होगा। मतलब EP का मान आपके E1 और E2 से तो ज़्यादा होना ही होना है। ये तो कंपलसरी है, प्रॉपर्टी है। फिर मैंने दूसरी बात बताया कि जो भी चीज़ें हैं वो बस सब किस में चली जाएंगी? फिर सेकेंडरी सर्किट में। तो सेकेंडरी सर्किट में अपने को यहाँ पर दो सेल लिए अपने E1 और E2, जिनके EMF का अपने को कंपैरिजन करना है। इन दोनों को अपने सेकेंडरी सर्किट में, तो सबके पॉजिटिव एक जगह आ गए भाई। ये तो अपना नियम है कि प्लस सारे एक ही पॉइंट पर आने चाहिए। इन सबके प्लस कहाँ पर आ गए? A पॉइंट पर। और इनके जो माइनस सिरे हैं वो सब किस में पहुंच जाएंगे? द्विमार्गी कुंजी में। तो ये कौन आपका X Z Y, इसको क्या बोलते हैं? द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी, इसका नाम है द्विमार्गी कुंजी। आपने लैब में देखी होगी, ठीक है। K कौन है? कुंजी है अकेली। RH कौन है? धारा नियंत्रक।
नाम तो अपने को पता होने ही चाहिए। आप जब भी सर्किट बनाएंगे तो नामांकन आपको करना ही पड़ेगा। आरएस धारा नियंत्रक है, ईपी कौन है, प्राथमिक परिपथ की बैटरी, तो अपन कह सकते हैं प्राथमिक परिपथ की बैटरी, प्राथमिक परिपथ की बैटरी, ठीक है। और E1 और E2 कौन है, अब लिख दें E1, E2, ये कौन है, द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल, परिपथ में जुड़े सेल जिनके विद्युत वाहक बलों, जिनके विद्युत वाहक बलों का क्या करना है, कंपैरिजन, बलों का की तुलना करनी है, ठीक है। ये अपना काम है। तो ये तो अपना सर्किट हुआ कि जिसमें कौन कौन जुड़ेंगे। ये तो अपना इस एक्सपेरिमेंट का या अपने इस टॉपिक का सर्किट हुआ, जिसके अंदर क्या क्या जुड़ेंगे, 2 सेल, प्राथमिक परिपथ तो देखो परमानेंट है, ये चीज हुआ। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्राथमिक परिपथ है ये तो कंप्लीट करेंगे, और द्वितीयक परिपथ को कैसे यूज करेंगे। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। पूर्ण मतलब के कुंजी को दबा देंगे, के कुंजी इसमें दबा देंगे तो प्राथमिक परिपथ तो कंप्लीट हुआ। और द्वितीयक परिपथ में 2 सेल जुड़े हुए हैं, E1 और E2। तो एक बार तो अपन E1 को काम में लेंगे, मतलब इस पहले वाले सेल को जोड़ें। इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, X और Z इनके बीच में डॉट लगाओ, X और Z डॉट लगाते ये सर्किट ऐसे पूरा होके गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होकर यहाँ पहुंच जाएगी। अगली बार क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ से निकाल कर डॉट किसके बीच में लगाएं, Z और Y के बीच में लगा देंगे। तो ऐसा इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। तो अपन करेंगे, अब देखो प्रयोग कैसे करते हैं, अपन प्रयोग को समझिएगा। क्या करें, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम विभव मापी के प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं तथा द्वितीयक परिपथ में XZ में डॉट लगा देते हैं, जिससे द्वितीयक परिपथ का सेल E1 परिपथ में जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब प्राथमिक कंप्लीट किया और द्वितीयक परिपथ के सेल को किसको ले लिया, E1 को ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या करें, जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। संतुलन लंबाई का अर्थ क्या हुआ कि जो आपके गैल्वेनोमीटर में क्या जाएगा, शून्य विक्षेप, उसको अपन क्या बोलेंगे, संतुलन लंबाई। तो देखो क्या आएगा, E1 किसके इक्वल हो जाएगा, X इंटू L1 कि E1 मतलब द्वितीयक परिपथ में जो जुड़ा हुआ सेल है E1, उसका विद्युत वाहक बल किसके इक्वल होगा, संतुलन लंबाई इंटू विभव प्रवणता। तो X यहाँ पर कौन है, विभव प्रवणता। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर इतने में कहीं भी ऐसे कहा नहीं कि विभव प्रवणता को ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब अपने को रियल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो अपन शुरू कर रहे हैं, तो अपन E1 इज इक्वल टू क्या होगा, X इंटू L1, क्योंकि विभव प्रवणता की डेफिनेशन आपको ध्यान हो, एकांक लंबाई पर पतित विभव,
को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो एकांक लंबाई पर पतित विभव कौन है, x, और कितनी लंबाई आपकी प्राप्त हुई है, L1, तो x इंटू L1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपकी जो आरोपित वोल्टता है वो किस कौन है, E1, तो इस कारण इसको E इंटू x1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो आप xz से डॉट निकाल कर उसे ZY में लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि द्विमार्गी कुंजी की जो एक्स जेड सिरा था उसमें से तो डॉट निकाल लेंगे, दूसरे वाले सिरे में लगा देंगे, किसमें, वाई, एक्स जेड में निकाल के किस में लगाए, जेड और वाई में लगा देते हैं। तथा प्राथमिक परिपथ यथावत रखते हैं। ठीक है, कि प्राथमिक परिपथ है उसको सेम रखेंगे जैसा पहले है। अब देखो वही चीज, तो अब जैसे ही अपन ऐसा करेंगे, अपन ने कहा कि भाई इसमें से डॉट निकाल के किसमें लगा दी, दूसरे वाले में डॉट लगा दी, तो देखो अब इसमें लगाई तो क्या होगा, ये डॉट आपने यहाँ से निकाली, अब इसमें लगा दी, तो अब बताओ सर्किट में कौन जुड़ जाएगा, E2, सर्किट में कौन जुड़ गया, सेल E2। अब करंट ऐसे आए, यहाँ से जाके ऐसे किलोमीटर वैसे प्रवाहित होने लगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, सर्किट में कौन जुड़ जाएगा, E2। ठीक है, रखते हैं, तो अपन लिख सकते हैं ऐसा करने पर परिपथ में सेल E2 जुड़ जाता है। ठीक है, अब सेल E2 को जोड़ दिया अपन ने, इसको निकाल लिया, E2 को जोड़ दिया। अब क्या करें, वही बात, जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई L2 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब किसके लिए आ रही है, ये सेल E2 के लिए आ रही है। सेल E2 के लिए हमें संतुलन लंबाई क्या प्राप्त हुई, L2, किसकी सहायता से करी अपन ने, जोकी की सहायता से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू L2। आप भी जानते हो क्या हुआ, एकांक लंबाई पर पतित वोल्ट था इंटू संतुलन लंबाई किसके इक्वल होगी, सेल के विद्युत। अब देखो इसको तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, और पहले वाली जो आपने वो प्राप्त हुई थी वो क्या थी, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको अपन ने दे दिया वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पहले वाले के लिए होती E1x इंटू L1, और दूसरे के लिए अपने को प्राप्त हो गई E2 इज इक्वल टू x इंटू L2। ठीक है, अपन बात कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 की सहायता से कि इन दोनों का उपयोग करें तो क्या हो सकता है, E1 इज इक्वल टू क्या आया था, x इंटू L1, और E2 क्या आया है, x इंटू L2। दोनों को डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, x से x कैंसिल, तो हमारे पास संबंध क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपके सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है वो किसके इक्वल है, उन सेलों के लिए प्राप्त संतुलित लंबाइयों के अनुपात के तुल्य है। ठीक है, ये संबंध होता है जो हमें प्राप्त करना चाह, हमने प्राप्त कर लिया। अब आप भी जानते हो इस प्रैक्टिकली को आप लेबोरेटरी में इजी वे से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक बार E1 सेल के लिए आप L1 कैलकुलेट कर लो और फिर E2 के लिए कर लो, तो L1 और L2 का अनुपात लोगे, वो क्या होगा, आपके दोनों सेलों के EMF का अनुपात। ठीक है, तो यहां से अपन क्या निकल सकते हैं कि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात
अनुपात बराबर होता है संतुलित लंबाइयों के अनुपात के, संतुलित लंबाइयों के अनुपात के, संतुलित लंबाइयों के अनुपात के। ठीक है, ये अपना रिजल्ट आया है कि अपना जो इन दोनों का जो रेशो आया वो किसके इक्वल आया, L1 और L2 के रेशो के इक्वल। ठीक है, अब देखो आप ये जो चीज है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक बार पहले कंपैरिजन अपन बात करें कि पहले इसको एक बार समझ ले, फिर मैं आपको बात बताता हूँ। एक बार रिवाइज मोटा मोटा देख लो। सबसे पहले अपने को क्या है, प्राथमिक परिपथ तो फिक्स है, वही रखना है। अपने प्राइमरी सर्किट रख लिया, सेकेंडरी सर्किट में दोनों सेल जोड़ दिए। ठीक है, दोनों सेलों का नेगेटिव है वो किससे जुड़ गया है, द्विमार्गी कुंजी से। पॉजिटिव सारे एक जगह जुड़ते ही हैं, फिक्स है। फिर अपने क्या किया कि प्राथमिक परिपथ को कंप्लीट किया, मतलब इसमें जोकी लगा दी और इसकी सॉरी कुंजी लगा दी, और द्वितीयक परिपथ में से एक बार तो सेल E1 को लेकर अपने को संतुलन लंबाई L1 प्राप्त कर ली, और अगली बार उसको हटाकर कौन सा सेल यूज कर लिया, E2, उसके लिए कोई संतुलन लंबाई L2 ले ली। तो E1 इज इक्वल टू आ गया x इंटू L1, E2 इज इक्वल टू आ गया x इंटू L2। दोनों समीकरणों को अपने क्या ले लिया, अनुपात लिया। तो दोनों का अनुपात लेने से विभव प्रवणता है तो क्या हो जाती है, कैंसिल। इस कारण अपने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैंने कहा था ना, अपने को विभव प्रवणता ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बेनिफिट हुआ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने डायरेक्टली क्या है कि E1 और E2 का जो कंपैरिजन है वो किसके तुल्य आएगा, इनकी संतुलित लंबाइयों के ही तुल्य प्राप्त होगा। इस कारण अपने को यहाँ पर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये था आज अपना भाई विद्युत वाहक बलों की तुलना करना दो सेलों में। ठीक है, अब देखो अपना लास्ट वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या था, विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए उच्च, कम, नगण्य या अनंत। देखो आपको पता है किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक अगर पॉजिटिव है तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर नेगेटिव है तो प्रतिरोध घटेगा। और अपना यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के अंदर ध्यान ये रखना होता है कि वो तार का प्रतिरोध नियत बना रहे, उसको न बढ़ना चाहिए न ही घटना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में कि हकीकत में क्या होना चाहिए, अल्फा का मान होना चाहिए नेगलेक्ट। ये जितना नगण्य होगा उतना ही अपने को फायदा है। इसका आंसर क्या होगा, नेगलेक्ट। ठीक है, नगण्य। अब देखो आज का क्वेश्चन देखिए, विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल, विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल कैपिटल L लंबाई पर संतुलित होता है, कैपिटल L लंबाई पर संतुलित होता है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो नई संतुलन लंबाई का मान होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या कहा, पहले एक ई विद्युत वाहक बल का सेल दे दिया जिसके कारण L संतुलित लंबाई आ गई। फिर कहेंगे दूसरा सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल भी क्या है, E है, और उसको क्या कर रहे हैं, पहले वाले सेल के समांतर जोड़ रहे हैं, उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया, और फिर दोबारा गैल्वेनोमीटर से कोई नई संतुलन लंबाई प्राप्त करी। तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी, ए ऑप्शन है 2L, बी ऑप्शन है L, सी ऑप्शन है L/2, डी ऑप्शन है L/4। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करके आंसर बताएं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप सर्किट बना के एक बार सोल्व करना और आंसर कमेंट के रूप में बताना कि A, B, C, D में से क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।